नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि चीन और रूस के बीच नज़दीकियों की वजह क्या है? आखिर दोनों देश इतना नज़दीक क्यों हैं? क्या रूस का कोई मजबूरी है चीन के साथ में सटना या दोनों देश जो है वो एक सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देने के लिए साथ आए हैं? क्योंकि रूस जो है जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तो रूस थोड़ा-सा कमज़ोर होता दिख रहा है और ये जगज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ रूस जो है वो थोड़ा वीक दिखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस जो है वो वीक है। दोनों देश जब सितंबर बीजिंग में मिले, तो दोनों देश जो है वो दुनिया को हैरान करने वाला एक न्यूज़ दिए। दोनों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने यंग प्रत्यारोपण के जरिए मानव जीवन को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करने लगे। और पुतिन के द्विभाषियों को यह कहते हुए सुना गया कि मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जितना अधिक आप जीवित रहते हैं उतने ही युवा होते जाते हैं और यहाँ तक कि अमरता यानी कि लोग जो है वो अमर भी हो सकते हैं, मतलब कि कभी नहीं मरे, आजीवन जीवित रहे। ऐसा ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजों पे दोनों देश जो है वो खोज कर रहे हैं। वहीं शी जिनपिंग ने उनकी द्विभाषीय के थ्रू बताया गया कि मनुष्य जो है वो 150 साल तक जीवित रह सकता है। यह दो शक्तिशाली नेताओं के लिए एक उपयुक्त बातचीत थी, जिन्होंने एक दूसरे को सबसे अच्छा मित्र बताया है और जो संयुक्त रूप से 39 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी अभी तक कोई भी पद के छोड़ने की कोई संकेत नहीं दिए हैं। दोनों देश राष्ट्रपति बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, सुप्रीम है। यूं कहे कि सबसे मेन जो पावरफुल लीडर है, अगर चाइना के पावरफुल लीडर है तो शी जिनपिंग है, रसिया के पावरफुल लीडर है तो व्लादिमीर पुतिन है। यह एक ऐसी साझेदारी की दुर्लभ झलक थी जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। बिना स्क्रिप्ट की इस बातचीत का यह छोटा सा हिस्सा एक बहुत ही गोपनीय रिश्ते की कुछ गिनी चुनी झलकियों में से एक है। पुतिन का बीजिंग दौरा रूस और चीन के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि की 25वीं वर्षगांठ के समय हो रहा है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले सप्ताह सी से मिलने गए थे, तो उनका स्वागत शानदार भोज, सोने के बर्तनों और एक प्राचीन मंदिर की यात्रा के साथ किया गया था। इसके विपरीत पुतिन की यात्रा कहीं अधिक साधारण लगती है, जिसके बारे में पहले से बहुत कम जानकारी दी जा रही है। बताया जाता है कि सी ने पिछले सप्ताह ट्रंप से बातचीत के दौरान अपने मित्र पुतिन का जिक्र किया था, क्योंकि ट्रंप जो है वो पिछले सप्ताह चीन के दौरा पर थे। बहुत अच्छा ट्रंप का स्वागत हुआ चीन में, लेकिन चीन जो है वो सब समझता है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। आमतौर पर विदेशी आगंतुकों के लिए प्रतिबंधित रहने वाले झोंग नान हाई में टहलते हुए सी ने मजाक में ट्रंप से कहा कि पुतिन पहले इस राजनीतिक परिसर का दौरा कर चुके हैं। वाशिंगटन में कुछ लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप चीन को रूस से दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीदें अब महज कल्पना जैसी प्रतीत होती है। हाल के वर्षों में चीन और रूस ने अपने संबंधों को सीमाओं में न बांधी जाने वाली दोस्ती बताया है। तो यह किस आधार पर टिकी है और उनका यह रिश्ता लंबे समय तक कायम रहेगा? कुछ जो विशेषज्ञ हैं इस मामले के, वो कहते हैं कि रिश्ता बहुत असमान है और दोनों देशों के बीच होने वाली किसी भी समझौते की शर्तें संभवतः चीन के अनुसार ही तय होंगी। वह इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि रूस पूरी तरह से चीन की मुट्ठी में है और चीन शर्तें तय कर सकता है। यह असंतुलन जो अर्थव्यवस्था में है, खासतौर पर चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि रूस चीन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मात्र 4% हिस्सा है। चीन रूस को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक निर्यात करता है और उसकी अर्थव्यवस्था रूस से कहीं बड़ी है। सालों से जारी पश्चिमी प्रतिबंधों ने धीरे धीरे रूस को चीन के साथ व्यापारिक जुड़ाव बढ़ाने की ओर धकेलता है। चीन की टेक दिग्गज ख्वावे पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। ब्रिटिश सरकार की समीक्षा के बाद उसे यूके के 5G नेटवर्क से भी बाहर कर दिया गया। रूस में पश्चिमी कंपनियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर वह वहां संचार उद्योग की एक प्रमुख स्तंभ बन गई। पश्चिम के साथ लगातार टूटते संबंधों के बीच तकनीकी, वैज्ञानिक
औद्योगिक हर तरह के विशेषज्ञता के लिए चीन पहली पसंद बन गया। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस अपने युद्ध तंत्र के लिए चीनी पुर्जों पर लगातार ज्यादा निर्भर होता गया। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि रूस अपनी प्रतिबंधित तकनीक का 90% से ज्यादा चीन से आयात कर रहा था, जो पिछले उस वर्ष की तुलना में 10% से ज्यादा है। रूस इस असंतुलन के जोखिमों से भली भांति अवगत है। रूसी इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल थिंक टैंक के अध्यक्ष दिमित्री ट्रेनिन ने हाल ही में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था हम किसी के आगे नहीं झुकते। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस एक आश्रित राज्य नहीं बनना चाहता है। चीन के बारे में उन्होंने कहा, यह हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है कि हम अपने संबंधों में समान स्थिति बनाए रखें और यह याद रखें कि रूस एक महाशक्ति है जो एक जूनियर पार्टनर नहीं बन सकता। रूस के पास चीन के अलावा बहुत कम व्यवहारिक विकल्प है। वह एक ऐसा खरीदार है जो उस पैमाने पर मांग और बाजार की पेशकश करता है जो रूस के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अगर चीन रूस के साथ अपना व्यापार कम कर दे तो पश्चिम के साथ संबंधों में आई टूट के चलते रूस के विदेश नीति के उद्देश्यों को हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि रूस का बड़ा फायदा और चीन के उस पर दबाव बनाए जाने के खिलाफ एक सुरक्षा उसकी अपने रूप पर डटे रहने की क्षमता है। ग्लासगो विश्वविद्यालय में सुरक्षा अध्ययन के लेक्चरर मार्सिन कहते हैं कि चीन जानता है कि यह कितना बड़ा असंतुलन है और रूस या उसके अभिजात वर्ग के भीतर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने से बचना चाहता है। वह कहते हैं कि मैं कहूंगा कि रूस के प्रति चीनी नीति का सार आत्मसंयम है। चीन रूस पर दबाव नहीं डाल सकता। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। रूस भले ही जूनियर पार्टनर हो लेकिन वह एक स्वाभिमानी साझेदार है। कार्नेगी के गाबुए कहते हैं कि भले ही चीन रूस पर दबाव डालने की कोशिश करे, यह ऐसा देश नहीं है जो तुरंत इसे स्वीकार कर सकता है। रूस किसी के दबाव में नहीं आता है। वर्ष 2023 में सी के मॉस्को यात्रा के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन से यूक्रेन में परमाणु हथियारों का उपयोग न करने का आग्रह किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रूसी पक्ष ने घोषणा किया कि बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं और इससे जगजाहिर हो गया कि रूस जो है वो किसी के दबाव में नहीं आता है। यूक्रेन में रूस का लंबा खींचता युद्ध कई मायनों में उसे एक बोझ बना सकता है, लेकिन ताइवान पर संभावित आक्रमण के विकल्पों पर विचार कर रहे चीन के लिए यह रणनीतिक संपत्ति भी है। सैन्य तकनीकों के संदर्भ में रूस के पास काफी कुछ है, जैसे कि कुछ विशेष उपकरण जिन्हें वह अभी भी बेच सकता है और कुछ चीनी उपकरण या पुर्जों का परीक्षण कर रहा है। रूस के पास विशाल ऊर्जा संसाधन है जो चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। मई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि दोनों पक्ष तेल और गैस के सहयोग से एक दूसरे के महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए करीब आ गए हैं। वह पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन की ओर संकेत कर रहे थे, जिसके लिए रूसी गैस दिग्गज गजप्रोम और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कथित तौर पर वर्षों से रुकी हुई बातचीत के बाद एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि यह पाइपलाइन बनती है तो एक बड़ा बदलाव लाने वाली साबित होगी। यह मंगोलिया के जरिए चीन को 50 अरब घन मीटर रूसी गैस पहुंचाएगी और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी संकट के बीच रूसी ऊर्जा पर चीन का दांव अब नतीजे देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ कीमतों का मुद्दा नहीं है बल्कि एक लगातार अस्थिर होते विश्व में चीन की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य को सुनिश्चित करने का सवाल है। जब भी चीन और रूस के बीच मतभेद नजर आते हैं तो उनके संबंधों में केंद्र में एक सरल सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है कि एक दूसरे के अनुसरण करते हैं और औपचारिक गठबंधन इसमें नहीं है। दोनों जो है वो मतलब फ्लेक्सिबल हैं। मॉस्को में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के पूर्व प्रमुख बेबो लो कहते हैं कि सैन्य गठबंधन की कठोरता के बजाय यह रणनीतिक लचीलापन इस साझेदारी को मजबूती देता है। वह कहते हैं कि यह कोई गठबंधन नहीं है बल्कि एक लचीली रणनीतिक साझेदारी है जो बार बार इसके टूटने की भविष्यवाणियों के बावजूद कायम रही है। पश्चिमी विश्लेषक अक्सर चीन रूस साझेदारी को दो तरीकों में चित्रित करते हैं, या तो निरंकुशता की धुरी के रूप में जो मुख्यतः पश्चिम को परास्त करने की इच्छा से जुड़ी है,
या एक कमजोर भाईचारे के रूप में जो हमेशा टूटने के कगार पर रहता है। इनमें से कोई भी दृष्टिकोण पूरी तरह यह नहीं दर्शाता कि कैसे इन दो पड़ोसी देशों के बीच एक ऐसा महत्वपूर्ण और लगातार अपरिवर्तनीय रिश्ता बन गया है जो अपनी असमानताओं और भिन्नताओं के बावजूद साझा हितों से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि भले ही पश्चिम के साथ उनके संबंध बेहतर हो जाएं, तब भी इन दोनों देशों के पास साथ बने रहने के लिए काफी वजहें हैं। इनमें सबसे प्रमुख है उनकी 4300 किलोमीटर लंबी साझा सीमा, जो पहले असुरक्षा का केंद्र रही है। इसके बाद उनकी परस्पर पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। रूस एक प्रमुख तेल, गैस और अन्य कच्चे माल का निर्यातक है, और चीन की औद्योगिक अर्थव्यवस्था उनके लिए एक विशाल बाजार प्रदान करती है। और एक अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के प्रति उनका साझा विरोध नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार सहित अलग अलग मूल्यों के आधार पर प्रतिबंध लगाने और दंडित करने वाले पश्चिमी देशों के विपरीत रूस और चीन एक दूसरे की कार्रवाइयों पर निर्णय नहीं सुनाते। चीन के सिनजियांग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघनों के बार बार लगे आरोप, जिन्हें चीन खारिज करता रहा। रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी की मृत्यु ने कुछ पश्चिमी देशों को इन देशों के साथ जुड़ने को लेकर अधिक सावधान बना दिया है, लेकिन चीन और रूस इन मुद्दों को नजरअंदाज करते रहे हैं। गाबएव कहते हैं कि वे सिनजियांग, रूसी नवाल्नी को जहर दिए जाने आदि मामलों पर एक दूसरे की आलोचना नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र में स्थानीय सरकारों से जुड़े कई मुद्दों पर उनके विचार पूरी तरह मेल खाते हैं। इससे एक स्वाभाविक सहजीवी संबंध बनता है। वह भी वह यह भी कहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों में सुधार की एक लंबी परंपरा रही है। वह कहते हैं एक अधिक व्यापारिक रिश्ते की ओर यह प्रवृत्ति बहुत खास बनाता है। जहां जहां तक सवाल है कि क्या यह रिश्ता लंबे समय तक कायम रहेगा, नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक चीनी विश्लेषक कहते हैं कि दोनों देशों द्वारा चीन रूस संबंधों को एक अविभाज्य जोड़ी के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना आंशिक रूप से औपचारिक प्रदर्शन है, जिसका उद्देश्य एकता और स्थिरता का संदेश है। वास्तव में यह कभी-कभी परस्पर हितों में आने वाले मतभेदों को सहज बनाने का एक उपयोगी रणनीतिक साधन है। दोनों सरकारें कथित पश्चिमी वर्चस्व का विरोध करती हैं, लेकिन इन मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि रूस एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है जो पूरी तरह अमेरिका को दरकिनार कर दे, लेकिन चीन अधिक सतर्क और व्यवहारिक बना रहता है। माना जाता है कि आमतौर पर चीन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचता है और दीर्घकालिक परिणाम सुरक्षित करने के लिए धैर्य और क्रमिक प्रगति पर प्राथमिकता देता है। चीनी विश्लेषक कहते हैं कि अमेरिकी कार्रवाइयों पर चीन की प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि बीजिंग में संतुलित प्रतिक्रिया दी जाती है। ट्रंप की यात्रा की अपनी तैयारियों को रद्द नहीं किया। वह कहते हैं कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चीन उकसावे से बचना चाहता है और दरवाजे बंद नहीं करना चाहता। उनके अनुसार चीन अभी भी वॉशिंगटन के साथ संवाद के दरवाजे खुले रखना चाहता है और अनावश्यक उकसावे से बचना चाहता है। इस साझेदारी की अक्सर भू राजनीति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है दोनों समाजों के लोगों के बीच संबंधों की गहराई। ऊपरी स्तर से पुतिन और सी ने अपने बीच एक बेजोड़ मित्रता को प्रदर्शित किए करते हैं। यह पुतिन की चीन की 50वीं यात्रा है और चीन में ब्रिटेन के पूर्व राजनयिक चार्ल्स पार्टनर को लगता है कि सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर इस घनिष्ठता के बावजूद आम चीनी और रसियों के बीच स्वाभाविक सांस्कृतिक जुड़ाव भी संदेहपूर्ण है। कहते हैं कि क्या चीनी लोग मॉस्को में पढ़ना चाहते हैं, वहीं बसना चाहते हैं और वहां फ्लैट खरीदना चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि विकल्प दिया जाए तो रूसी लोग बीजिंग की बजाय पेरिस, लंदन या साइप्रस जैसे स्थानों में निवेश करना और वहां फ्लैट खरीदना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन उनकी बात से सभी सहमत नहीं है और कुछ लोग जो है वो इसका कि पश्चिमी प्रतिबंधों और सख्त यूरोपीय वीजा नीतियों की वजह से भी बढ़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि चीन के साथ में रूस का जो सहयोग कि नजदीकी बढ़ा है, वो अमेरिका के जो बैन वाला नीति है, अमेरिका जो रसिया के साथ में कोई भी देश को व्यापार नहीं करने दे रहा है, जिस वजह से रसिया और चीन का जो संबंध है वो और कि क्लोज होता दिख रहा है। और
जो चीन और रसिया का रिश्ता का सबसे मेन वजह माना जा रहा है वो है अमेरिका। अगर अमेरिका बैन नहीं करता रूस पर तो रूस जो है वो फिर उतना क्लोज नहीं जाता चीन पर। धन्यवाद।